बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने टेम्परेचर डिपेंडेंस देख लिया था और आज हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कौन सा, कॉलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन की कॉलिजन थ्योरी क्या कहती है, कैसे क्या क्या बातें करती हैं, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। कॉलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में हमारे पास आज हमें ये पता पड़ेगा कि किस तरीके से कोई भी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाता है, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट कैसे बनाता है और क्या क्या वो कंडीशन है जहां पर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। शुरू करें। देखिए, मैं आप लोगों को कहता हूं एक छोटी सी बात कि आप लोगों के पास एक एल्काइल हैलाइड है, यानी कि कार्बन के साथ हैलोजन है, राइट। इसमें हमें पता है कि ये एक पोलर कंपाउंड है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हैलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने कहा आपके पास कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर होगा तो आपके पास कंपाउंड ऐसे बनेगा, न्यूक्लियोफाइल प्लस एक्स नेगेटिव या तो अलग निकल जाएगा या HX निकलेगा, जो भी है XY, राइट। ये रिएक्शन कायदे में होनी चाहिए, लेकिन ये रिएक्शन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कैसे कैसे फैक्टर डिपेंड करते हैं, कोलिजन थ्योरी क्या है, इस बात पर चर्चा करते हैं। कोलिजन थ्योरी कहती है किसी भी रिएक्टेंट को अगर आपके पास कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाना होता है, इसमें मेजर रोल होता है मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन मतलब रिएक्शन के दौरान वो अपने आप को किस फॉर्म में रख पाते हैं। जैसे कि अगर ये कार्बन का X नेगेटिव ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है, मैंने आपको बताया था कल हम लोगों ने यही चीज़ देखी थी कि बीच में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बना था HI का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था, राइट। तो ये जो CX है ये इस समय पर मेरे पास अप्रोच कर रहा था न्यूक्लियोफाइल को इस ओरिएंटेशन में, तो होगा क्या कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज तो आपस में एक दूसरे को रिपेल कर देंगे बेटा, यानी कि इस समय पर इसका ओरिएंटेशन सही नहीं है और इसका क्योंकि ओरिएंटेशन सही नहीं है तो हमारे पास ये प्रोडक्ट भी नहीं बन सकता। तो सर फिर ये प्रोडक्ट बना कैसे? रुको बेटा, एक्चुअल में अगर हम लोग बात करते हैं कॉलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन की, तो कॉलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान से सुनना बेटा, थ्योरेटिकली बताना चाहती है रेट कांस्टेंट को। क्या बताती है? कॉलिजन थ्योरी ऑफ अ रिएक्शन थ्योरेटिकली टेल्स अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, बेसिकली रेट कांस्टेंट के बारे में बताती है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। और ये कहती है किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट बराबर होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, क्या बोला मैंने? ओरिएंटेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक फैक्टर। इस काइनेटिक फैक्टर को बेटा मैं एनर्जी फैक्टर ही बोल सकता हूँ, काइनेटिक फैक्टर या फिर एनर्जी फैक्टर। यानी कि मेरे पास कुछ इस तरीके से कहानी होती है, अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताना हो तो मैं उसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। और ये कौन डिस्क्राइब कर रही है? हमारी कॉलिजन थ्योरी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, पर सर ओरिएंटेशन चलो हमें समझ में एक बार को आधा थोड़ा बहुत आ गया, लेकिन आपने यहाँ पे एक और वर्ड लिख रखा है फैक्टर। अभी सुनेंगे बेटा ध्यान से इस बात का क्या मतलब है, पहले अभी ओरिएंटेशन को और डीप में समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला CX अपना इस तरीके से था कि ये प्रोडक्ट तो बना ही नहीं सकता, राइट। अच्छा, दूसरी बार मेरे पास कुछ इस तरीके से हुआ कि CX ये हमारे पास ऐसे चला गया, X नेगेटिव C पॉजिटिव इस तरफ है और न्यूक्लियोफाइल हमारे पास इस तरफ है, ये न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है। अब इनका ओरिएंटेशन बढ़िया है, इस ओरिएंटेशन में कॉलिजन जब होगा तो इस बार हमारे पास CNU यानी कि हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और जैसे ही ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये इधर से हट जाएगा। तो जैसे ही इसने इसके साथ कॉलिजन करके प्रोडक्ट बनाया, यहाँ पर कॉलिजन प्रॉपर नहीं था, इसलिए इस कॉलिजन को हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर कॉलिजन या इनइफेक्टिव कॉलिजन, इम्प्रॉपर या फिर इनइफेक्टिव कॉलिजन। लेकिन इस कॉलिजन में हमारे पास प्रॉपरली ओरिएंटेड था, इस
कॉलिजन को हम लोग बोलते हैं प्रॉपर या फिर इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव या प्रॉपर क्यों बोला? क्योंकि इस कॉलिजन के बाद हम लोग प्रोडक्ट को ले पा रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। लेकिन जब तक हमारे पास इम्प्रॉपर कॉलिजन था तब तक हमारे पास ये कहानी नहीं हुई थी, राइट। अब मैंने आपको ओरिएंटेशन समझाने में कामयाब हो गया हूँ। अब मैं इस फैक्टर का मतलब समझाता हूँ बेटा। यहाँ पे क्या है देखो, एक मेरे पास बीकर, बेटा अगर ब्लर हो जाए फिर कुछ ऐसा हो जाए तो बता देना, ठीक है। एक यहाँ पर बीकर, और इस बीकर में मैंने, ध्यान से सुनना, CH के कई सारे मॉलिक्यूल और न्यूक्लियोफाइल कई सारे डाल रखे हैं। अब मान के चलो ऐसे 100 मॉलिक्यूल, तो 100 मॉलिक्यूल में से जरूरी तो नहीं है ना कि 100 के 100 जो मॉलिक्यूल हैं वो हमारे पास बिल्कुल प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होगी। भाई 100 के 100 मॉलिक्यूल प्रॉपरली ओरिएंटेड हो जाएं, इस बात की कहानी तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि कुछ मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा और कुछ का इम्प्रॉपर, क्योंकि हमने यहाँ पर देख लिया प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। तो यानी कि प्रॉपरली ओरिएंटेड होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है। 100 में से अगर मैं बोलूँगा कि 80 जो हैं कॉलिजन वो इफेक्टिव वाले हैं, प्रॉपर वाले, तो 20 तो इनइफेक्टिव वाले भी है ना। तो यानी कि मैं गारंटेड होके 100 में 100 तो नहीं बोल सकता। यानी कि यहाँ पे कोई एक प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास प्रोडक्ट देगा या नहीं देगा। उस प्रोबेबिलिटी को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? फैक्टर। यानी कि जो फैक्टर की बात करता है आपकी किताब में, ये आपका प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। क्या है? प्रोबेबिलिटी फैक्टर। और किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? कि आपके पास जो आपका मॉलिक्यूल है वो प्रॉपरली कोलाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर इम्प्रॉपर कॉलिजन होगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। तो भाई साहब, जो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन है, ओरिएंटेशन फैक्टर यानी कि प्रोबेबिलिटी फैक्टर की बात कर रहा है। और प्रोबेबिलिटी फैक्टर हमने किस चीज़ की निकाली? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद प्रॉपर कॉलिजन। ध्यान सुनना, यहाँ पर मेरे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो n है, यहाँ पर मेरे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो n है, लेकिन इन n में से कितने वाले प्रॉपरली कोलाइड करेंगे उनको मैं नाम दे दिया Z। क्या नाम दे दिया? Z। यानी कि Z वो हैं टोटल में से जो मेरे पास प्रॉपरली कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाएंगे। यानी कि मैं रेट कांस्टेंट में ओरिएंटेशन फैक्टर को अगर लिखता हूं तो इसमें एक फैक्टर आता है प्रोबेबिलिटी का, और प्रोबेबिलिटी किसकी? उन मॉलिक्यूल्स की जो कि इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे। तो ओरिएंटेशन फैक्टर को मैं P इंटू Z लिख सकता हूं, जहां पे Z मेरे पास वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं विच विल शो इफेक्टिव कॉलिजन या प्रॉपर कॉलिजन, एंड P इज द प्रोबेबिलिटी। जैसे कि 100 में से की तो 0.6 प्रोबेबिलिटी है और Z की वैल्यू 60 आ गई, 100 थे ना, समझ में आ गई ना सारी कहानी। 0.6 इंटू 100 और सॉरी 60, Z नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कॉलिजन शो करेंगे। समझ में आ रहा है? P इंटू Z। अब ये तो मैंने कहानी खत्म कर दी आपके पास ओरिएंटेशन फैक्टर की, बचा अभी भी मेरे पास एनर्जी फैक्टर। अब देखो कहानी आगे यहाँ तक पहुँच गई है कि मॉलिक्यूल अगर हमारे पास प्रॉपरली ओरिएंटेड होंगे तब प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो हमारे पास बोल्ट्जमैन साहब थे उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है, एनर्जी पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, और उन्होंने ग्राफ बनाया था किसका? एनर्जी वर्सेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स का। और उन्होंने कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया, जो यहाँ पर है ये वाला पॉइंट, उन्होंने कहा कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल होती है, ये किसी भी पार्टिकल की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर आप इससे इधर आओगे तो भी आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिरते हुए नजर जाएंगे, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी आपको पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिरते हुए नजर आएंगे। समझ में आया? तो इसके बेसिस पर हमारे पास काइनेटिक फैक्टर क्या रोल प्ले करना चाहता है, आइए इस चीज़ को देखते हैं। एक्चुअल में हमारे पास जो अगला ग्राफ बनता है वो ग्राफ बनता है कि मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल किसका बना? मेरे पास यहाँ पे तो एनर्जी डाल देता हूँ, ये डाल रहा हूँ मैं एनर्जी का, और यहाँ पे है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद प्रॉपर काइनेटिक एनर्जी। या फिर ध्यान सुनना, मैंने आपको बताया था किसी भी मॉलिक्यूल में प्रोडक्ट तभी बनेगा जब उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा हो।
राइट। तो मैंने कहा कि ये मेरे पास एक पॉइंट है जहां पर मेरी एनर्जी कितनी है, एक्टिवेशन एनर्जी ई है। तो ये वाले जो मॉलिक्यूल है इसका ग्राफ अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो ये जो मेरे पास ई ए पॉइंट है, इससे इधर के तो सारे बेकार हैं, इससे इधर के पार्टिकल्स तो सारे बेकार है, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। तो प्रोडक्ट तो मेरे पास जो बनाएंगे वो मैं शेडेड रीजन कर देता हूँ, ये वाला जो है हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। यही पार्टिकल्स है जो हमारे पास प्रोडक्ट बनाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात हो रही है यहाँ, राइट। अब वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो यहाँ पर इसके इधर ही तो है। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो मेरा एनर्जी फैक्टर था ये क्यों रोल में प्ले कर रहा है, आइए इस चीज को सुनते हैं। यहां पर देखिए, इसी को एग्जांपल को मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपके पास Rx था और आपने इसको न्यूक्लियोफाइल से अटैक करवाया था। अब इसका जो पॉजिटिव पार्ट है उल्टा करके जब मैंने लिखा इसका, तब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक एट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स लग रही होगी, जिसकी वजह से वहां पर एक एनर्जी डेवलप हो रही होगी, एनर्जी ऑफ अट्रैक्शन। आप इस एनर्जी को बाहर से भी सप्लाई कर सकते हैं और मॉलिक्यूल अपने आप अंदर से भी जनरेट कर सकता है। लेट्स से यहाँ पर जो एनर्जी जनरेट हुई वो ई हुई। अगर बेटा ये एनर्जी जो जनरेट हुई ये किसी भी एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के बनने से कम है, यानी कि अगर ये जो एनर्जी जनरेट हुई इससे, एक्टिवेशन एनर्जी ये थी ना, इससे कम है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो ऐसे केस में अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है तो आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और जब बाहर से एनर्जी सप्लाई करोगे तो ये वाला ई जब हमारे पास ग्रेटर देन ई ए हो जाएगा तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों का अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा हो कि हमारे एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को ओवरकम कर दे, तो हमें उस समय पर बाहर से एनर्जी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आता है? और इसका मतलब यहाँ पर मेरे पास ये एनर्जी यहाँ पे लिख सकता हूँ P इंटू जेड इंटू एनर्जी, और ई एनर्जी नहीं है, ई है नंबर ऑफ पार्टिकल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। और जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो इट वॉज फाउंड टू बी E माइनस ई ए बाय आर टी। तो व्हाट इज E की पावर ए बाय आर टी? तो आप कहेंगे सर ये आपके वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो अगर आपसे कोई कहे कि क्या रेट कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं, तो आप कहना बिल्कुल सर, ये बराबर होता है P प्रोबेबिलिटी फैक्टर इनटू Z। Z क्या थे हमारे पास? इफेक्टिव कॉलिजन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हुए वो, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी वैल्यू क्या है E ए बाय आर टी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब ये कहानी थी टेम्परेचर T1 पर, ये कहानी थी टेम्परेचर T1 पर। अब मैंने क्या किया बेटा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। मैंने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। टेम्परेचर को बढ़ाने पर मेरे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से मिला T2। तो अब ध्यान से देखना जरा, एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ पर है, बट इस बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप देखोगे डॉट के साथ साथ एक ऐसा जोन मैंने बना के दिखा दिया है जहां पर आप लोगों के पास इस बार एनर्जी दिस प्लस दिस। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो इफेक्टिव कॉलिजन करने वाले मॉलिक्यूल हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाती है, और हमने पिछली क्लास में यही पढ़ा था केमिस्ट्री की कि विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट कांस्टेंट रिएक्शन का नियरली डबल्स इटसेल्फ। एक्चुअल में वो इस ग्राफ को बताना चाह रहा था। अगर मुझे एक भी एनसीईआरटी अगर मिलेगी तो मैं आपको इस किताब से समझाना चाहता हूँ कि मैं किस ग्राफ की बात कर रहा हूँ। ये वाला जो ग्राफ दे रखा है ये बोल रखा है ये वो टेम्परेचर है T+10 पे, तो यानी कि नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स है हमारे पास वो यहाँ पर इंक्रीज कर गए हैं। और आपकी बुक में यहाँ पर रेट लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, इसको रेट लिखा हुआ है। रेट किसके इक्वल है? एक्चुअल में ये रेट कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो रेट दे रखा है वो रेट कांस्टेंट है बेसिकली, और Z यहाँ पे लिख रखा है द नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। बेसिकली बात तो वही है ना कि जो इफेक्टिव कॉलिजन की बात करना चाह रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ हम लोगों ने पूरा डिटेल में समझ लिया है।
आपको एक एक लाइन मैंने आपको समझा दी है। रेट इज इक्वल्स टू पी जेड, ए बी जो ले रखा है वो उसका मॉलिक्यूल, मतलब जो ए से बी प्रोडक्ट बना रहा था उसकी बात है, ठीक है। ये है, तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट जो बनेगा किस किस चीज पर डिपेंड करती है, एक्टिवेशन एनर्जी पर भी, और उसके साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करती है। ये आपके पास पूरी कॉलिजन थ्योरी समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे हिसाब से सारे एग्जांपल्स हो गए थे, हमारे एग्जांपल्स हो गए थे 4.9 4.10 हमारे हो गए थे। 4.7 इन टेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। द रेट कांस्टेंट नियरली डबल्स with every 10 degree rise in temperature, and this effect is given by Arrhenius equation K is equals to minus EA by RT, where A is equals to Arrhenius factor, EA is equals to activation energy, R is the gas constant, and T is the temperature. Clear है? और K rate constant. Question number 4.8. The rate of the chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in the temperature from 298 Kelvin. Calculate activation energy. Calculate activation energy. इसको हटा दूँ। देखो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी पूछा है और उसने कहा था कि जो रेट है, इस बार मैंने आपको बोला था, याद करो कल जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, NCERT में जो डेरिवेशन है वो K2/K1 की थी, यानी कि रेट कांस्टेंट की थी। लेकिन मैंने आपको बताया भी था कि ये के आर के लिए भी एप्लीकेबल है, रेट के लिए। देखो यहाँ पे रेट बोल रखा है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स, रेट कांस्टेंट नहीं बोला, रेट बोला है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि चाहे आप ये लिख लो या आप R2/R1 लिख लो, बात दोनों के लिए सेम थी ना। तो इज इक्वल्स टू EA/2.303 1/T1 माइनस 1/T। अब सुनो, 10 डिग्री से तापमान बढ़ाया गया है, तो यानी कि अगर टेम्परेचर पहले 298 था तो टेम्परेचर 298 प्लस 10 यानी कि 308 केल्विन का हो जाएगा। यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, जहाँ पर R2 बोला गया है डबल हो गया है पहले का, तो R2 इज इक्वल टू 2R1। यहाँ पर अगर आप लॉग लेके सॉल्व करेंगे, R2 की जगह 2R1 रखेंगे तो आपका आएगा 2.303 लॉग 2R1/R1। इससे ये गया, एक्टिवेशन एनर्जी आपको फाइंड करनी है, EA/2.303 1/298 माइनस 1/308। आपको log 2 की वैल्यू 0.3010, इसको सॉल्व कर देना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन हो गई है। सॉल्व करोगे तो 52.9 किलो जूल के आसपास या 52.9 53 ऐसे ही जो आपकी ई है वो आएगी। कैलकुलेशन कर लेना, बाकी मैंने आपको पूरा तरीका बता दिया, राइट। 4.9 एग्जाम्पल हमसे कहता है द एक्टिवेशन एनर्जी, इस बार आपको ई दे रखा है एट 581 केल्विन। कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स हैविंग एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। बिल्कुल अभी याद करो, अभी याद करो। इसमें ये वाले जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, मैंने यही तो बताया था कि ये जब पाए गए तो ये वही वाले थे जिनकी एनर्जी, ये वो मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी। यानी कि मैं अगर आपसे कहूँगा कि जो x है ये e की पावर माइनस EA/RT, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पूछ रहा था। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैंने अभी भी जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था, रेट का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट था पर आपकी एनसीईआरटी रेट कहती है, तो रेट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी इनटू z इनटू e की पावर माइनस EA/RT, जहां पर e की पावर माइनस EA/RT वही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा थी। तो ये आपके पास x यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, और e⁻⁴ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला सिंपल लग गया। इस बार आपसे क्या पूछा है, x पूछा है। अब ये e की पावर में तो डायरेक्ट हम लोग नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका लॉग लेना पड़ेगा। तो ln x e की पावर x इज इक्वल्स टू ex, तो ये मतलब x हो जाएगा सिंपल, तो ये हो जाएगा माइनस EA/RT एक्टिवेशन एनर्जी बाय R इनटू t, राइट। ln x को बेस लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा पहले मैं, तो 2.303 log x इज इक्वल्स टू माइनस EA/RT। एक्टिवेशन एनर्जी दे रखा है, R की वैल्यू आपको पता है, टेम्परेचर 581 दे रखा है, 2.30 को निकाल देंगे तो log x इज इक्वल्स टू एक्टिवेशन 209.5 इनटू 10 किलो जूल, 10 की पावर 3 जूल लिख लेते हैं। R की वैल्यू 8.314
इंटू टी की वैल्यू 581 इंटू 2.303। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 18 पॉइंट लॉग एक्स को सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ दिस आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ ये वाली वैल्यू, राइट। तो x की वैल्यू जब आप सॉल्व करेंगे 18.814 समथिंग आती है, और इसको सॉल्व करेंगे तो एंटी लॉग इसका आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 की पावर 19 मॉलिक्यूल, यानी कि इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स था ना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग इतनी आती है। इसको सॉल्व, ये बेटा बस कैलकुलेशन चेक कर लें, तरीका मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स मेरे हिसाब से एनसीईआरटी की एक एक लाइन विद डिटेल, विद इंडेक्स क्वेश्चन, विद एग्जांपल हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अगली क्लास में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 30 हैं, एक क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि पूरे निपट जाएं, और मैं अगर कोशिश करूंगा तो आप लोगों को पता ही है वो निपट ही जाएंगे, है ना। तो 30 क्वेश्चन का मतलब जब अगर आप लोग नहीं बोलोगे तो 25 मिनट, थोड़ा बोल गए तो 35 मिनट, और ज़्यादा बोल गए तो 40 मिनट और 45 मिनट, तो क्लास कितनी भी है वाली क्लास में खत्म हो जाए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चैप्टर का दी एंड है। बस अगली क्लास में हम लोग क्या करने हैं, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, फिर हम लोग बोर्ड के लिए परफेक्टली प्लान हो जाएंगे। इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।